जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस का टेस्ट 2 करेंगे। टेस्ट 1 हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट में किए हैं, लेकिन टेस्ट 2 को हम लोग एक पार्ट में करेंगे। आज हमारा टारगेट है एक पार्ट में टेस्ट 2 को कंप्लीट कर देना। तो आपके पास टेस्ट 2 दिख रहा है, ये इसमें फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो है जिसमें फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा। चलिए आप लोग बीपीएससी की तैयारी तेजी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब तेजी से रिवीजन प्रैक्टिस करने का। हम कोशिश करेंगे हर दिन 1 से 2 टेस्ट पेपर अपलोड करें कि ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जाए। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए तो चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। आज का सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका उत्तर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है। ये कब बना था? ये 4 अगस्त। देखो डेट मैं इसलिए बता दे रहा हूं ना कि ताकि आपको याद रहे। 4 अगस्त 1956 में चालू किया गया था। ठीक है। इसे किसके सहायता से बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, यूके के सहायता से बनाया गया था। ये वर्तमान समय में कहाँ है? ये वर्तमान समय में महाराष्ट्र के भाभा एटॉमिक रिसर्च जो बार्क है ना, ये कहाँ स्थित है? ये है ट्रॉम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में। तो ये ट्रॉम्बे में स्थित है। ठीक है, तो ये अप्सरा वहां स्थित है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। कथन और ये कारण है ना। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लैंप्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। कहता है एलईडी जो होता है ना, वो सीएफएल की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा रोशनी भी देता है। बात तो सही है। ठीक है, अब इसका रीजन है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है, ये लैंप जो है, ये सीएफएल की तुलना में कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बात भी सही है। देखिए जब हीट कम जनरेट करेगा तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जाहिर सी बात है लाइट में ही कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से अर्धचालक के उदाहरण है? तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से सेमीकंडक्टर बताएंगे कौन कौन सा है। देखिए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, ये क्वार्ट्ज नहीं है, सिरेमिक नहीं है, सिलिकॉन है। तो पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था, सही बात है। एलजी बेल ने टेलीफोन का खोज किया था, सही बात है। जेल बेयर ने टेलीविजन का खोज किया था, ठीक है, सही बात है। ये टेलीफोन और टेलीविजन है। ये रोंटगेन जो है ना, ये एक्सरे का खोज किया था। किसका किया था? एक्सरे। तो यही गलत है जी। यही क्या है? गलत मिलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमें कौन ढूंढना था? सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मिटाना पड़ता है क्योंकि अगले सवाल पे जाने के लिए। चलिए अगला सवाल है, डेयर डेयर टू इराडी पहल हाल ही में किस रोग पर केंद्रित कर रही है जिसमें दवा प्रतिरोधी स्ट्रेनों का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रम का उपयोग किया जा रहा है? तो ये है तपेदित। क्या है ये? तपेदित। ठीक है, तो उसको करने के लिए ये पता किया जा रहा है ना। अगला सवाल, अगला सवाल है, किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सीएफडी सिमुलेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश प्रकीर्णन स्कैटरिंग के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं सारे कथन पर, है ना। तो पहला कथन है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्णन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं सही ढूंढना भी है ना। अमित ने पूछा कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण, नहीं ये ना ये थोड़ा सा हम गलत पढ़ दिए क्वेश्चन को। लंबी तरंग दैर्घ्य नहीं होगा, शॉर्ट तरंग दैर्घ्य को प्रभावित करता है, तो गलत लिखा है जी। क्योंकि ये लंबी तरंग दैर्घ्य इसका नहीं होता है, शॉर्ट तरंग दैर्घ्य होता है, शॉर्ट वेवलेंथ की जो प्रकाश की तरंगे उसको प्रभावित प्रकीर्णित करता है। दूसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी बिखर जाती है, जिससे दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमारे आंखों तक पहुंचती। बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है? यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। अपवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। विक्षेपण होता है? बिल्कुल होता है। ये तीनों होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये प्रकाश की सॉरी ये वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट आता है, एक बार यहाँ से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, फिर जाके यहाँ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, फिर इधर आता है और फिर ऐसे होके सात रंग बिखर जाते हैं। इसीलिए विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों यहाँ होते हैं। अगला सवाल है एनीमिया फोन एनीमिया फोन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। इसका विकास कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी का आकलन करने के लिए किया गया था। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह तकनीक मरीजों के लिए एनीमिया के निदान और उपचार को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगी। हाँ, इससे क्या होगा? एनीमिया में काफी बेनिफिट मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा डिप्सिक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है जी? डीप सिक डीप सिक न्यूरल यही नहीं है, क्योंकि डीप सिक एलएलएम्स है, डीप सिक कोडर है, डीप सिक मैथ है, न्यूरल नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर। किस सेल्सियस तापमान पर फॉरेनहाइट तापमान सेल्सियस के तापमान का दुगना हो जाएगा? किस पे दुगना हो जाएगा? ठीक है, तो आप सबको एक फॉर्मूला भी पता होगा, है ना। आपको पता है फॉर्मूला एफ माइनस, फॉर्मूला क्या है इसका? एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू सी अपॉन 5। इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कह रहा सेल्सियस का तापमान पर फॉरेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगना हो जाएगा। ठीक है, जितना सेल्सियस है यानी कि 2C के बराबर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। जहां एफ है वहां क्या रख दीजिए? 2C रख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए? सोल्व कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से सेल्सियस तापमान की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर आपको मिलेगा ए माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉरी -32 नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा 160। क्या इसका आंसर मिलेगा आपको? आपको इसका आंसर मिलेगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं। कर रहा है कि ये
उपकरण है और मापक राशि है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, ये एमीटर, एमीटर जो है क्या नापता है, विद्युत धारा को नापता है। तो पहला का तीसरा हो गया, देखो यहीं से आपको ऑप्शन मिल गया ना। अब पायरोमीटर क्या नापता है, पायरोमीटर बहुत ही हाई टेम्परेचर को मापता है पायरोमीटर। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस वेट को नापता है, बैरोमीटर दाब को नापता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, थर्मोफ्लास्क किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रियाओं को रोकता है। किसको रोकता है जी, चालन को भी रोकता है, संवहन को भी रोकता है, विकिरण को भी रोकता है। इसका तीनों आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। ए 1 2 एंड 3 तीनों होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका क्रिया पर निर्भर करती है। कोशिका क्रिया पर निर्भर करती है। देखिए, केरोसिन लैंप की बत्ती द्वारा ईंधन को लौ तक खींचना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, केशिका प्रक्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केशिका क्रिया कैपिलरीज, क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। तो कैपिलरी पर कैपिलरी इफेक्ट, तो कैपिलरी इफेक्ट में कौन कौन से आएंगे, देखो लैंप में बत्ती द्वारा तेल को खींचना, सही बात है। रोटी, गर्म रोटी पर घी का फैलना, नहीं ये नहीं, ये तो वैसे ही फैलता है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को अवशोषित करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी यहीं पर दिख गया आपको, है ना। और बड़े पेड़ों के जाइलम में पानी का ऊपर उठना, बिल्कुल सही बात है। हैंड पंप से पानी बहना, नहीं जी। तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कथन दिया है और कारण दिया है ना। तापमान में वृद्धि के साथ शहद की श्यानता बढ़ जाती है। देखो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो शहद जो होती है, इसकी श्यानता को हमने बता दी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, क्या होता है, गाढ़ापन। आएगा, बताइए, अगर हम गर्म करेंगे शहद मतलब मध, मध को गर्म करेंगे तो गाढ़ा होगा कि पतला होगा, पतला होगा। पतला होगा मतलब श्यानता घट जाएगी, गाढ़ापन घट जाएगी। तो ये क्या है, गलत है। अगला है, तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए अणु दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर होते ही उनकी गाढ़ापन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए असत्य है, आर सत्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे SARAH के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ये देखो, ये 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 जो है ना SARA, सराह, ठीक है, ये सराह जो है, ये WHO के द्वारा लागू किया गया है। तो WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया AI के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य को जागरूकता को बढ़ावा देना है, सही बात है। अगला सवाल है, महिला की आवाज की तुलना में पुरुषों की आवाज का सामान्य पिच क्या होती है। ठीक है, देखो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की देखो पिच जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी पुरुषों की आवाज की सामान्य पिच क्या होती है, महिलाओं से कम होता है। ठीक है, पिच जो होता है ये जितना ज्यादा होगा उसका आवाज उतना ही पतला निकलेगा। इसलिए महिला का देखते हैं आवाज पतला पतला निकलता है, और पुरुष का आवाज ऐसे निकलता है जैसे कोई भारी मच्छर आके मार रहा हो, है ना। हमारे आवाज देख लीजिए कितना एकदम मोटा आवाज है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, तेज रफ्तार के वाहनों की पहचान करने के लिए पुलिस डॉपलर प्रभाव पर आधारित परिवर्तित रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि इससे मालूम चलता है कि कौन सी गाड़ी की रफ्तार कितनी ज्यादा है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब इंटेंसिटी, जैसे ट्रेन आती है दूर से, जब दूर रहती है तो आवाज कम सुनाई देता है, जैसे से नजदीक होता है तो ट्रेन की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, फिर जब चली जाती है तो आवाज कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में देखा गया आवृत्ति परिवर्तन गतिशील वस्तुओं की गति के सीधे अनुपात में होती है।
सही बात है, दोनों है, दोनों। ये डेफिनेशन ही है, दूसरा वाला है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए, तो हमें सही ढूंढना है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य एक्सरे की तुलना में कहीं अधिक होती है, कल ही बताया हूँ, सही बात है। एक्सरे की ऊर्जा रेडियो तरंग की ऊर्जा में कहीं अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना। यानी एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा। तो ये रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो ऊर्जा कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य कम है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा, दोनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है, यानी सरफेस टेंशन के कारण होती है? ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण कौन सी होती है, देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार, बिल्कुल सही बात है। तेल तेल का पानी की सतह पर फैल जाना, सही बात है। सुई का पानी पर तैरना, बिल्कुल सही बात है। तीनों सही है, तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल मैकेनिकल वेव, ठीक है, इसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। तो कौन सा यांत्रिक तरंग है जिसमें? जो ध्वनि तरंग है ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो ये ध्वनि तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की श्रव सीमा कितनी है? तो मनुष्य जो सुनता है ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की सुनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव सीमा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं श्रव सीमा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी में दिया है, तो है ना। 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो से उससे क्या बोलते हैं? जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, 20 से कम में को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगला सवाल है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करिए, ठीक है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। नहीं जी, गलत है। ये जो है ये कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत है, महिला वाला नहीं है। क्या है? कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत है। क्यों? क्योंकि इसका यूज कहाँ होगा? कृषि के क्षेत्र में होगा। तो कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है, बिल्कुल दूसरा सही है। इसका नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन सा संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये आईआईटी रुड़की को, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। हैकर समूह नो नेम 057 16 मुख्य रूप से किस प्रकार के साइबर हमलों के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस DDoS हमले के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में जापान के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान ने सेटामा के RIKEN रिकेन के वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो ये रिमेई, कौन सा हुआ है? रिमेई। अगला सवाल है, अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सिनबैक्स सिनबैक्स अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, सिनबैक्स जो अभ्यास है ना, ये आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति 5 फीट का है तो 2.5 फीट का होना चाहिए, ठीक है, समतल दर्पण की ऊंचाई। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है? ठीक है, तो ये कौन सा है, देखते हैं जरा। दंत परीक्षण बिल्कुल होता है, सेविंग में भी होता है, सर्च लाइट में भी होता है। गाड़ी का रियर व्यू में नहीं हो चाहिए, फ्रंट व्यू, फ्रंट में जो होता है वो क्या हेडलाइट, उसमें भले ही होता है, ये नहीं होता है। सौर कुकर इसमें भी होता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर सी। इन तीनों में, चारों में होता है, एक में नहीं होता है। अगला सवाल है, फुगाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका विचार करते हैं। ठीक है, इसका नाम माउंट फूजी के नाम पे रखा गया, बिल्कुल सही बात है। यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो रैम आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है। अगला सवाल है, भारत के GSAT-N2 GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? देखिए, जो रॉकेट का उपयोग किया गया था ना, स्पेस एक्स ने किया था, इसका नाम था फाल्कन 9। क्या नाम था? फाल्कन 9। अगला है, जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं। ठीक है, आइए, यह बृहस्पति ग्रह है, सॉरी, यह बृहस्पति ग्रह और उसके सबसे बड़े चंद्रमा के अन्वेषण हेतु जापानी मिशन है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। जूस जो है ये बृहस्पति ग्रह के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये जो है, ये चंद्रमा जो है, ये बृहस्पति का पहला मिशन है। ठीक है, वो बृहस्पति से डेटा एकत्र करने के लिए, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। और उसका जो निरीक्षण है गैनीमेड, कैलिस्टा, यूरोपा, इसका वो करेगा। तो पहला क्या है, गलत है। ये अंतरिक्ष यान के लिए उपकरण और कल्प ऊर्जा की आपूर्ति हेतु जाक्सा और स्पेसएक्स का सहयोगात्मक प्रयास है, या पहल कर सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, गलत है। ये सिर्फ एक का है, दोनों का नहीं है। तो कौन सा गलत पूछा इन्होंने, पूछा तो इसमें दोनों गलत हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलिए, अंतरिक्ष यान है और संबंधित देश है, कि कौन सा यान कौन से देश से संबंधित है। पहला है ड्रैगन 2। ड्रैगन 2 ये स्पेस एक्स से संबंधित है। ठीक है, तियांगोंग, नाम से ही लग रहा है ना, तियांगोंग चाइना का हो सकता है। वोजर 2 ये नासा का है। होप मार्स मिशन ये संयुक्त अरब अमीरात का है, पहला का चौथा, और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी की बाल्टी में रखी पेंसिल को देखता है तो पेंसिल वास्तविक स्थिति की तुलना में अधिक निकट दिखाई देती है। सही बात है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह से ऊपर स्थित किसी सिक्के को देखता है तो उसे वह सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से सतह से अधिक ऊपर दिखाई देगा। दोनों का रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो विचार करो। ठीक है,
ऑप्टिकल फाइबर से किया गया संचार रेडियो तरंगे के व्यवधान से मुक्त होता है। सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही कौन है? दोनों सही है। अगला सवाल, परम सिद्धि एआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया सबसे तीव्र कंप्यूटर है। नहीं, गलत है ये, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा बनाया गया है ना, तो ये गलत है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं का उपयोग करके औषधि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है। दूसरा इसमें क्या सिर्फ सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल पढ़िए, हम जरा पानी पीते हैं। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस देश में एआई एक्शन समिट का आयोजन किया गया जहां एआई में निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया गया? तो ये पेरिस था, अभी पेरिस में सम्मेलन हुआ है ना, तो ये उसी में। अगला, FLOPS का पूर्ण रूप क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वॉशिंग मशीन के स्पिनल साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकलने के लिए मुख्य उत्तरदायी। साफ साफ पूछा है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो केंद्र पसारी बल पे काम करता है। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अगला सवाल, कण भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है? कितने दी गई? 4 बलों को मान्यता दी गई है। अगला सवाल, हाल ही में और इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ईवो 2। क्या नाम है? ईवो 2। अगला है, हाल ही में ओसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है? ओसिलॉट चिप। ठीक है, देखिए ओसिलॉट चिप जो है ना, ये अमेजन ने बनाया। किसने बनाया है? अमेजन ने विकसित किया है। अगला सवाल है, एज कंप्यूटिंग की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, कम विलंबता वाले एप्लीकेशन। सही बात है। कंटेंट की तीव्र गति से उपलब्ध कराना। सही बात है। व्यवसाय और ग्राहकों के लिए त्वरित जानकारी। सही बात है। तीनों सही है। तीनों सही है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा है? कंप्यूटर की भाषा कौन सा है, हमें इसके बारे में बताना है। देखते हैं कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। ठीक है, गो। सही बात है, कंप्यूटर की भाषा है। मतलब, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। रस्ट, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। HTML, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। HTML क्या? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। कोबोल, ये कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चौथा का छोड़ के चारों जो है कंप्यूटर की भाषा है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में
परिक्षेपित करने पर यदि वायुमंडल ये घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव न हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए आपको ही पता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं, सॉरी। तो सदिश राशि को सदिश राशि इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। हमें बताना है इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो अब कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हम जरा बात को समझिए। संवेग, संवेग कैसा है? तो इसको और ऊपर कर लेते, चार ऑप्शन दिख जाएगा। संवेग कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। दाब, दाब कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। ये जो प्रेशर है कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और आपका क्या है? ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी है। कार स्केलर क्वांटिटी है। हाँ है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल, 47 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मांड के विस्तार का विचार किस पर आधारित है? ठीक है। तो ब्रह्मांड का जो विचार किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला है, प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, है ना। यह इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशनों की सहायता के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण संबंधित विसंगतियों को माफ करना है। नहीं जी, ये गलत है, ये गलत है। इसका जो उद्देश्य है ना, ये किसका? सूर्य की जो सतह से अधिक गर्म होता है, ठीक है, उसको अध्ययन करना है और सूर्य से निकलने वाली अवशोषित कणों की जो धारा है, जो इसे सोलर विंड कहते हैं, इसके अन्वेषण करना है। ठीक है। इसमें सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है, सिर्फ फर्स्ट इसका क्या है? सही है, ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है? हाँ, ये तो बहुत आसान है, आपको भी पता है। स्टारलिंक किसने बनाया है? स्पेसएक्स ने बनाया। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्यों के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है। 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? जिसने आर्टिफिशियल नर्वस नेटवर्क को बनाया था। ठीक है। तो किसको दिया गया? जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इनको दिया गया था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चुंबकीय पदार्थ और उसका उदाहरण। ठीक है। आइए, तो ये पैरामैग्नेटिक, ये किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक किसका हो जाएगा? नियोडीनियम का हो जाएगा। ठीक है। पहला का तीसरा, बी का चौथा, एक ही ऑप्शन मिल गया ना, बी। फिर आपका डायमैग्नेटिक पदार्थ कॉपर, एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्रोमियम, है ना। आपको ये मिल गया चारों। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। उपकरण का नाम और ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है। समझिए, डायनेमो, इसका काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर, इसका काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ए का दूसरा और बी का चौथा कोई है जी? ए का दूसरा, ठीक है। तो सॉरी 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 उल्टा हमने कर दिया। जो हमारा ये डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी पहला का पहला दूसरा का चौथा ऑप्शन है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन देता है? ये विद्युत सेल देता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है सौर सेल देता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। भौतिक राशियां हैं, उनके क्या है? इकाई हैं। चलिए देखते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप सबको भी पता है ना। शक्ति का क्या होता है? वॉट। देखिए दो ही तो मिले, पहला का दूसरा, चौथा का पहला, फोर्थ का पहला, ये एक ही एक है ना। कार का क्या होता है? जूल। आवेग का क्या होता है? न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, फेशियल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर सभी के लिए उत्तरदायी एआई शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द का नाम क्या है? विश्वस्या। किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है ना। ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए, किसके लिए? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों को खोज के लिए स्पेस एक्स लॉन्च किया है? किसने किया है जी? ये किया है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा। किसने किया है? नासा ने किया है। चलिए अगला सवाल, यदि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान का कोई दो वस्तु है, बहुत बार पूछा जाता है ना, तो कौन जल्दी पहले गिरेगा, कौन बाद में गिरेगा, ये आप खूब देखे होंगे है ना। तो क्या होता है कि क्या वैक्यूम है तो एक ही गति से गिरेगी और एक ही समय एक ही साथ जमीन से टकराएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारी वाला पहले गिरेगा हल्का वाला बाद में गिरेगा, क्योंकि वो निर्वात है, वहां ना तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ है ही नहीं वहां। ठीक है, निर्वात के लिए क्या बोलते हैं? वैक्यूम। बांध में संग्रहित पानी में अब पानी जमा है तो उनमें कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, जाहिर सी बात है। और झरना से गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया जाता है जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। सही बात है। विकृति एक आयामहीन राशि जो प्रति इकाई मूल आयाम के विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे लगाए गए बल का परिणाम कुछ भी हो। नहीं, ये गलत है। हमसे पूछा कौन सा सही है, तो कौन सा? ये सिर्फ पहला और दूसरा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर रहा है। किसी बिंदु पर उस द्रव्यमान की गति ऊर्जा में अधिकतम। ठीक है, तो पूछा है कि एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर रहा है, तो किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वो बिंदु कौन सा होता है जी? ये बिंदु जो होता है
ये औसत की स्थिति में जब होता है, औसत संतुलन की स्थिति में जब होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम होगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के उदाहरण है? बायो फर्टिलाइजर है ना। तो चलिए जरा बायो फर्टिलाइजर देखते कौन है। राइजोबियम सही बात है, एजेटोबैक्टर सही बात है, माइकोराइजा सही बात है, नीलहरी सहवाग सही बात है। ये चारों का चारों होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने क्षीण सक्रिय डेंगू वैक्सीन TAK 003 विकसित किया है? ये किसने विकसित किया है? ये जापान के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियां की विमाएं डायमेंशन कार्य के समान है? कार्य के समान है। तो पहले हमें पता करना होगा कि कार्य का डायमेंशन क्या होता है, यानी वर्क का डायमेंशन क्या होता है जी। तो हमें कार्य का डायमेंशन होता है ML2 T-2। ठीक है। इसमें देखिए किसका होगा? शक्ति का होगा, और बल का होगा, और दाब का होगा, ऊर्जा का नहीं होगा। ठीक है। तो पूछा है कि किसका किसका क्या होगा? समान। अच्छा, समान होगा। तो शक्ति बल दाब का समान नहीं होगा, ऊर्जा का क्या होगा? समान होगा, क्योंकि ऊर्जा ही क्या है? ठीक है, कार्य ही एक ऊर्जा भी है, जिसका क्या होगा? समान होगा। शक्ति का अलग हो जाएगा, शक्ति का पावर 3 हो जाएगा, है ना। इसका 20 सही आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग से सटीक रूप से अलग करता है? तो कौन अलग करता है जी? देखिए जरा इसमें, तो ये देखो कहता है कि कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग से अलग करता है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसमें देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में कण की गति तरंग प्रसार के लंबवत होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में यह समांतर होती है। यही है इसका सही आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रहता है? ये कौन है? फेरोमैग्नेटिक। कौन है? फेरोमैग्नेटिक। अगला है, मृग तृष्णा किस परिघटना के कारण बनती है? तो मृग तृष्णा किसके कारण बनती है जी? ये आपको भी पता है किसके कारण बनती है। जब एयर में टेम्परेचर के कारण क्या हो? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है कि जहाँ प्लेन जगह वहां पर भी पानी दिखता है ना। इस तरह की चीजें होती है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अभी हम लोग पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है? किससे होता है? अपवर्तन से होता है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। ये भौतिक राशियां ऐसा क्या है? SI यूनिट है। ठीक है। लंबाई, लंबाई के साधन क्या होता है? मीटर, आपको पता है। द्रव्यमान क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाल का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। सबसे आसान था ना, ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, तो यह मिशन 2023 से 2031 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया, सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, नहीं, ये
बिल्कुल गलत ही बात है, क्योंकि ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर केंद्रित होगा। सही बात है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा से कार्बन फाइबर की विशेषताएं है? तो कार्बन फाइबर की विशेषताएं क्या क्या है, जल्दी समझते हैं हम लोग। उच्च तन्यता शक्ति, सही बात है। कम तापीय चालकता, नहीं जी, अधिक तापीय चालकता होना चाहिए ना। संचारण प्रतिरोध, सही बात है, उसमें जंग ना लगे। उच्च भार से शक्ति अनुपात, सही बात है, पहला, तीसरा, चौथा। अगला है, जब वस्तु को लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से यह वर्णन करता है कि लोहा उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? तो इसका जो इसमें क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, एक लाइन में संरेखित हो जाते हैं। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। इसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। आइए अगला सवाल, प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, कोई इसमें डॉट भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अधिक प्रकाशित घनत्व के कारण सघन माध्यम में प्रकाश धीमा, बिल्कुल, जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा प्रकाश का चाल उतना ही धीमा हो जाएगा, इसीलिए निर्वात में ज्यादा स्पीड होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, अवधारणा उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। आज हम लोग 150 क्वेश्चन करते हैं, जरा फटाफट देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है। अदिश राशि, चाल अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। और विश्व मोटर ऐसे काम करती है। तो ठीक है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अगला है, कौन सा नियम यह कहता है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है? ये कौन कहते हैं, जूल बाबा कहते हैं, जूल के नियम। अगला सवाल, कार्बन नैनो ट्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कौन से सही है जी, ये असाधारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। इनका इस्तेमाल दवाइयों को शरीर के अंदर सही जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, सही बात है। यह प्राकृतिक में धात्विक और अर्धचालक दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों गुण के कारण इसे क्या करते हैं, ये यूज होता है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी उत्सर्जन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है, ये गामा किरणें हैं। कौन सा है, गामा किरणें हैं। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? तो कौन से सही है, ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करते हैं जिससे मुख्य फोकस कहा जाता है, सही बात है। ये सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, नहीं, ये काल्पनिक भी बनाते हैं। ये वस्तुओं को आवर्धित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला और तीसरा। ठीक है, अगला सवाल,
कथन दिए और कारण दिए। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब जाहिर सी बात है, सही बात है बिल्कुल। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों का तारत्व उच्च होता है या तीखी परिचित होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका सही व्याख्या भी है और ये दोनों क्या, दोनों सत्य है। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सबको पता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में क्यूबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूबिट जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, जी भी बढ़ेगा। ठीक है। अगला है अदिश और सदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो पहला है अदिश राशियों में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ना। वेग त्वरण कैसी है, सदिश राशियां, सही बात है। कार और ऊर्जा कैसा, अदिश राशि, गलत है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल होता है, ये गलत बात है। सही कौन कौन है जी, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्यतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये फोटोवोल्टिक सेल पर काम करता है। चलिए अगला, निर्वात में सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के निरपेक्ष समान दर से गिरती है। ठीक है, ये सही बात है। अभी तो बताए थे ना, गुरुत्वाकर्षी गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। हाँ जी, जी का मान अलग ही होता है। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये सही बात है। तो 86 का सही बात है और सही व्याख्या भी है। बताना इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगम्यता से प्रवाहित होती है, सही बात है। किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है, नहीं जी, गलत बात है। तांबा एक सुचालक है, बिल्कुल सही बात है। गलत कौन है, तीसरा गलत बात है। ठीक है। सुचालक का प्रतिरोध कई चीजों पर निर्भर करता है, सिर्फ तापमान पर निर्भर नहीं करता है और तापमान के सिर्फ निरपेक्ष नहीं होता है। आइए अगला सवाल, दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, कौन सा सही है। चलिए कौन सा सही, जरा देखते हैं इसको हम लोग। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बनते हैं। उत्तल दर्पण वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण जो है ना, जो ये आवर्धित नहीं बनाता, छोटा बनाता है। ठीक है। समतल दर्पण पास रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है, नहीं आगे होता है, उत्तल दर्पण में होता है ना। तो ये आपका पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 89, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, उपकरण और कार्य, उपकरण और कार्य। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैथोड रे, कैथोड रे प्रत्यावर्ती तरंगों का दृश्यांकन करता है जी। चौथा तीसरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मिल गया देखिए अभी आपका यहीं पर। ठीक है, तो आपका ये
रेक्टिफायर काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इंडक्शन मोटर काम क्या है जी? ये घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके कार्य करता है। अगला, कथन और एक कारण। सूर्य की ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। विकिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा असंपर्क बल है? यानी क्या बोलेंगे इसे? नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट बल, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है जी? जिसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल, इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप सब पढ़े हैं, क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, ये चुंबकीय शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। और वेबर किसका है? चुंबकीय प्रवाह का। वेबर किसका है? चुंबकीय प्रवाह का। इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा 150 क्वेश्चन करना है, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा करने पर टाइम टेकिंग होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन सही था कि ऐसे सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। धातु परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विद्युत धारा एक चालक से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को होती है। सही बात है। ठीक है, किसी धात्विक चालन का प्रतिरोध उसके लंबाई के साथ बढ़ता है। हाँ, ये बात तो सही है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी धातु में विद्युत धारा प्रोटॉन की गति द्वारा प्रवाहित होती नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा ना, तो गलत दे दिया, ये प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ओमिक चालकों में प्रतिरोध के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सही बात है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। अगला है कथन और कारण। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरिक्ष यात्री भारहीन महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है, भारहीन महसूस करेगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अंतरिक्ष में देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल तो हर जगह काम करता है। ठीक है, स्पेस में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तभी सारे स्टार एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये क्या है? गलत है। तो कथन ए सही है और आर क्या है? गलत है। ठीक है, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वैसे नहीं होता है, लेकिन बाकी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगते हैं। पृथ्वी का भी लगता है, ऐसा बात नहीं। आइए, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? भारत में जो होती है ये कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। अगला, इनमें से कौन सा समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करता है जी? समतल दर्पण कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है, और वस्तु के समान आकार का बनाता है। ठीक है, अगला, समुद्री समीर मुख्यतः, हाँ, समुद्री समीर जो होता है ये उष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार के कारण उत्पन्न होता है? समुद्री समीर मुख्यतः उष्मा हस्तांतरण के किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है? ये जो है संवहन। कौन सा होता है? संवहन। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाले एक आवेशित कण अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है जी? मैक्सिमम फोर्स। ये पूछा हुआ सवाल है कि अगर कोई आवेशित मतलब होता है चार्ज पार्टिकल, आवेशित का कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल है। ये मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर घूम रहा है तो मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा? वो
महसूस करेगा। ठीक है, अगला सवाल है, पढ़िए जरा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। बोलते बोलते थोड़ा गला सूख जाता है ना, इसीलिए। बायोहैकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? उसका उपयोग जीवित प्राणियों के गुण या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। भौतिक घटनाएं हैं और न्यूटन के नियम है। रॉकेट जो छोड़ा जाता है, जो रॉकेट छोड़ा जाता है, ये किस पे होते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम पर होता है। गाड़ी को जोर से धक्का देने से त्वरण में वृद्धि, त्वरण में वृद्धि किसके कारण होता है? जल्दी बताइए। ये जो होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, फोर्स इक्वल्स टू एम है ना। सिक्का जब तक स्थिर है तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगे, न्यूटन के पहला नियम। गेंद को साइड से किक करने मारने पर दिशा में परिवर्तन, असंतुलित बल के कारण। पहला का पहला, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। बस हम लोग अब लगभग पहुंच चुके हैं ना, 50 क्वेश्चन और करने, 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 50 क्वेश्चन और फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। देखो, तो ये ध्वनि का एक माध्यम में विक्षोभ के रूप में फैलती है, जिसमें कण अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर कंपन करता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। यानी आगे पीछे क्या होता है? ऐसे वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। और वो क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे ढलैया के समय कैसे जी लाइन से मजदूर सब खड़ा हो जाता है, और जो मसाला वाला कढ़ाई है एक दूसरे को देते रहता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को आगे पीछे चलते रहता है, और वो मजदूर वहीं रहता है, मसाला आगे बढ़ते रहता है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से, हाँ अब देखो आवाज बढ़ गया कोल्ड ड्रिंक पीते ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के गुणों का सही ढंग से वर्णन करता है? कौन करता है जी? आवृत्ति प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरणों की संख्या। देखो इसके ऊपर थोड़ा सा ना मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ध्वनि तरंग के बारे में आपसे बताना है। ठीक है, अब ऐसे ये साउंड वेव है, मैं यहाँ पर एक फोटो बनाता हूँ। ऐसे एक साउंड वेव है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये मीन लाइन होता है। ठीक है, अब इस तरह से साउंड वेव है। ये दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जितने एक से एक बार संपीड़न या विरण जितने भी होते हैं, इसकी आवृत्ति जो है उसी को आवृत्ति कहते हैं। यानी एक समय में एक सेकेंड में जितना बार ये ऐसे ऐसे हुआ उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में प्रतिध्वनि के बारे में सटीक कथन क्या है? हाँ ये है ना, इको साउंड के बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इको साउंड के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें इको साउंड के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए इको साउंड के बारे में कहा जाता है कि जब एक ही, सपोज कर लिए आप यहाँ पर खड़ा हैं और बोल रहे हैं, और यहाँ पे कोई टकराने वाला है, तो ऐसे जब टकराने के लिए कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। अगर 17 मीटर जाने में 17 मीटर आने में टोटल 34.4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तब इको साउंड अच्छे से सुनाई देता है ना। यानी प्रतिध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण होती है, और ध्वनि अवशोषक पदार्थ का उपयोग करने से हम कम करते हैं। इसलिए देखते होंगे आप जितने भी ऑडिटोरियम देखते होंगे ना, उसके दीवार पे कपड़ा लगाया रहता है, या फिर कोई वैसा मोटा चीज लगा देते हैं जिससे कि वो बोले तो आवाज गूंजे नहीं, पता चला एक ही आवाज वो गूंज रहा है, हौच पौच सुनाई दे रहा
है ना। अगला सवाल, फटाफट हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, तो 103 कर चुके हैं, है ना। 40-45 और है, फटाफट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्ट्रासाउंड के गुणों और उपयोगों का सही वर्णन करता है। तो अल्ट्रासाउंड जो तरंगे हैं उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होती है, जो धातुओं में दोषों को पता लगाने और चिकित्सा छवियों को बनाने में सक्षम होती है ना। अल्ट्रासाउंड आप खूब सुने होंगे, ये मेडिकल वेडिकल में होता है। जो प्रेग्नेंट औरत होती है उनको बेबी को देखने के लिए कि बच्चा कूद रहा है कि नहीं, खेल रहा है कि नहीं, बैट बॉल तो सही से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है ना, कहीं बॉल उल्ट फुट फाट तो नहीं गया है ना। तो उसको देखने के लिए सही से पता लगाते हैं कि आखिरकार सही बेबी है कि नहीं है। कोई डिफेक्ट होता है तो पता चल जाता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणोद बल तथा दाब के नीचे बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। प्रणोद तथा दाब, ठीक है, प्रणोद तथा दाब। देखिए प्रणोद क्या होता है ना, जब किसी सतह पर जो लंबवत, जो परपेंडिकुलर जब बल लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रणोद। ठीक है, तो ये चीजें कहते हैं प्रणोद। और जब ये जब प्रणोद किसी छोटा क्षेत्र में लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि प्रणोद स्थिर हो तो यह सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में बदलता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है। कम क्यों होता है, तो क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ना वो कम होता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण जो है बल वहां कमजोर होता है। यानी कि पृथ्वी के मुकाबले में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 1/6 है। यानी अगर यहाँ पर आदमी जाएगा, ठीक है, वहां पर यहाँ का आदमी 60 किलो जाएगा तो वहां कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम है। आइए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर वाला आर्किमिडीज पर आधारित नहीं है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा तब बढ़ती है जब किसी वस्तु की ऊंचाई पर उठाया जाता है, क्योंकि इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही बात है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, गलत है, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ पहला सही है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का सही वर्णन करता है। तो कौन करता है जी, देखते हैं जरा, कथन दे रखे हैं इन्होंने। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थित रहती है। बिल्कुल सही बात है। कहता है एनर्जी नाइदर बी, सॉरी, एनर्जी, हाँ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के बाद दौरान यदि वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा समान रहती है। सही बात है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई कम होने पर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये गलत है। ऊंचाई जब कम होगा यानी कि जैसे जैसे नीचे आएगा उसका गति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में केवल स्थितिज ऊर्जा और शून्य गतिज ऊर्जा होती है। सही बात है, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से सब पढ़ते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। अगला सवाल,
CART कार्टेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? तो ये किसके उपचार में किया जाता है जी? ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। याद रखना, सी से कैंसर, सी से कैंसर, और ये उपचार भी कैंसर ना। अगला है, निम्न में से कौन सी जीन संपादन तकनीकें हैं? तो देखते हैं जरा। मेग न्यूक्लियस सही बात है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस सही बात है। टोलेन सही बात है। क्रिस्पर केस9 ये भी सही बात है। चारों सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों सही है। किसी धातु की छड़े को गर्म करने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब गर्म करेंगे तो लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़े होगा। रैखिक इसमें बढ़ता है, लेंथ में वृद्धि होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं हम लोग, है ना। वास्तविक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त ढंग से दर्शाता है? तो बर्फ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए दो स्कैटर्स। अब दो स्कैटरिंग देखें जी कैसे होता है। बर्फ अब जब फिसलता है ना, दो लकड़िया लेकर के, उसी को बोलते हैं। अभी तो गया तो था सब वहां पर, और जम्मू कश्मीर में, यहाँ कुल्लू मनाली में तो ज्यादा होते रहता है। आइए, लोलक में गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा किन दो रूपों को बीच परिवर्तित होता है? तो ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज में और स्थितिज में परिवर्तन होता है। अगला है, दो धन आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होती है? तो उसकी प्रकृति क्या होती है? ये प्रतिकर्षक बल होते हैं। कैसा बल होते हैं? प्रतिकर्षक बल होते हैं। अगला है, किसी संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि गुणवत्ता मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? ये जो है यंत्र के आकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करती है। अगला है, उष्मागतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है? तो ये दूसरा नियम बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। अगला सवाल, अगला सवाल, कथन और कारण। जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के आसपास होती है तो उस वस्तु के लिए समय धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, सही बात है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार टाइम डायलेशन इसलिए होता है क्योंकि उच्च गति अंतरिक्ष समय की संरचना को विकृत कर देती है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है, प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए जरा, प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है, सही बात है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हवा से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि कांच की डेंसिटी एयर से ज्यादा है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की गति उतनी तेज होगी। नहीं, उल्टा लिख दिया है ससुर। अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। चलिए 30 सवाल है, फटाफट जोड़ लगाते हैं, हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा बार स्टार और बॉर्नेट जीन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जीएम सरसों से संबंधित है। ठीक है, अगला है, तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय फील्डर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। यह क्रिया किसमें मदद करती है? ये देखो, ये ना, ये पीछे खींचता है, ये गति के तीसरे नियम को करता है ना।
क्योंकि उससे बल कम हो जाते हैं। हाथ के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होता है, कम हो जाएगा, चोट नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे कभी कभी देखते हैं ना खिलाड़ी को चोट लग जाता है। आइए अगला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र के कारण धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? इसे हम प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिघात। घर्षण रहित सतह पर रेत की बोरी को एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में फेंकने से उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोनों की गाड़ियां की गति क्या होगी? विपरीत दिशाओं में चलने लगेगी। ठीक है, जैसे अब रेत की बोरी ले लीजिए, अब दो गाड़ी खड़ा है, देखते नहीं बचपन में वो करते थे, चक्का वाला जो बैरिंग वाला गाड़ी होता था, एक पे खड़ा हो जाइए, दूसरे को कुछ उस पे फेंकिए, वो भी नहीं चलेगा, वो भी उधर चलेगा, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम के प्रत्यक्ष परिणाम या अनुप्रयोग है? तो कौन सा अनुप्रयोग है? प्रत्यक्ष। ठीक है, देखते हैं जरा। गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बार बल नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है। विशालकाय वस्तु का जड़त्व अधिक, हाँ, जो जितना ज्यादा हैवी होगा ना, एक बार घुमाने में जो ताकत लगेगा उतना देर तक घूमता रहेगा। बल त्वरण के समानुपाती होता है, नहीं जी, ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुरक्षा बेल्ट जड़त्व कारण होने वाली चोट से बचाव में मदद करता है। सही बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा। अगला सवाल है, बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चलिए देखते कौन से सही है। आइए, संतुलित बल वस्तुओं के आकार को बदल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बल की आवश्यकता केवल गति को रोकने के लिए होती है, उसे शुरू करने के लिए नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ढकेलेंगे तो बल नहीं लग रहा उसमें, बताओ जरा। शुद्ध बाह्य असंतुलित बल परिणाम के त्वरण उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कथन और कारण, कोई भी पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या गति में रहता है जब तक उससे कोई बाह्य संतुलित बल कार्य नहीं करे। ये तो ठीक है। ये क्या है? ये न्यूटन के प्रथम नियम है। जमीन पर विराम अवस्था में किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में जमीन के सापेक्ष शून्य होती। सही बात है। देखो सही दोनों है, लेकिन इसका कोई डेफिनेशन या कोई रिलेशन इससे नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला मिलान करिए। देखो टाइमिंग इसी से मिलान करने वाले में लगता है ना। भौतिक शब्द है, इसका मात्रक है। ये आसान आसान मात्रक देते हैं ये लोग। बल का क्या होता है जी? बल का क्या होता है? बल का जल्दी बताइए। F इक्वल्स टू एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो ये आपका है न्यूटन। ठीक है, देखिए डी का चौथा दो ही गो में है ना, डी का चौथा दो ही गो में न्यूटन। बल का स्थायी मात्रा क्या है? न्यूटन। कार्य क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सब एक 1 2 3 4 है जी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अभिकथन और कारण। चलती बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। बिल्कुल सही बात है। जड़त्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गतिशील रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या सही बात है जी? नहीं, हाँ सही बात है। क्योंकि ऊपर का हिस्सा गतिशील रहता है और नीचे बैठा रहता है, तभी तो जाके मुंह टकरा जाता है ना सीट में। दोनों सही है। और क्या है? ये सही व्याख्या है। देखे नहीं है, बस चलते रहेगा, एकाएक ब्रेक ले लेगा तो थोथना फूट जाता है उसे में, है ना। दांत टूट जाता है तो डांट हो रहा, फिर ड्राइवर के गरियाने लगते हैं। अगला सवाल,
तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। गर्म करके धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती नहीं जी, जब गर्म करते हैं ना तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ये गलत है, आर गलत है। अगला सवाल, ये मिलान करने वाला इतना दे दिया है इसीलिए इसमें टाइम लगता है। वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की विशेषता, चलिए मिलाते जरा इसको, है ना। अब पूछा है कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। पहला 2f, देखिए अगर जब भी 2f पर रहेगा तो वस्तु जो है हमेशा समान आकार का बनेगा, 2f पर बनेगा, है ना। वास्तविक उल्टा और आकार में समान, एक का दूसरा, ठीक है, एक का दूसरा। हाँ, बी का f और 2f के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। f पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। पहला का दूसरा तीसरा चौथा, कोई ऑप्शन है जी, हाँ, और डी का पहला। ठीक है, ये तो आप बनाने का देख सकते हैं, बना करके ऐसे जो बनता है और तल दर्पण से, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी द्रव के श्यानता को बढ़ाता है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। ठीक है, तो गाढ़ापन कब बढ़ेगा जी, तापमान बढ़ेगा तब नहीं, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तापमान, अब देखो क्या होगा, घटता हुआ आणविक आकर्षण नहीं, तापमान में अंतर नहीं जी, ये प्रबल अंतर आणविक बल, इससे क्या होता है, गाढ़ापन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला चलते हैं हम लोग, कथन और कारण। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क को अनियमित संचार आवश्यकताओं वाले उपकरण को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क अंतिम उपकरणों केंद्रीकृत गेटवे को जोड़ने के लिए स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों इसके सही और इसका क्या है, व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी परिणाम सभी संदर्भों में स्थिर बना रहता है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगला है, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति के प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को रूप में गणितीय रूप में परिभाषित किया था। कौन वैज्ञानिक था भाई, उसका नाम क्या था, गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो। ठीक है, इसने ही सबसे पहले बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग कितना है। इसका कोणीय वेग कितना है, 7.27 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सुमेलित करिए। क्या करिए, सुमेलित करिए। चलिए, मिशन है और इससे कौन सा देश ने मिशन को छोड़ा था। अपोलो, अपोलो, अपोलो 11 किसने छोड़ा था, चाइना ने। किसने छोड़ा था, सॉरी सॉरी, अपोलो 1 जो है ना, चाइना ने नहीं छोड़ा था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने छोड़ा था, यूएसए ने छोड़ा था। ठीक है, चंद्रयान 3 ये तो भारत का है। लूना 2, लूना 2 जो है ना, जो क्या हो गया था, जो क्रैश हो गया था, और चांग 4 चीन ने छोड़ा था जी। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल आमतौर पर किस आकार सीमा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 1 × 10⁻⁹ से 1 × 10⁻⁷ को। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है।
किसमें चलता है? जो दिया इनमें से सबसे कांच में सबसे धीमी गति से चलेगा, सॉलिड में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घूर्णी गति का उदाहरण है? घूर्णी गति का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। तो पंखा जैसे घूमता रहता है, कैसा होता है? उसे घूर्णी गति कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संचूरण में फाइटो इलेक्ट्रिक उपकरणों का एक समान अनुप्रयोग है? तो ये फोटोडायोड लाइट सेंसर, फोटोडायोड लाइट सेंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 10 सवाल और है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति को सदैव विरोध करता है, सही बात है, पहला सही है। स्थिर घर्षण सामान्यतः गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। गतिज ऊर्जा में कम घर्षण लगता है ना। स्नेह का उपयोग करके घर्षण को समाप्त तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं ना। तीसरा क्या गलत है? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती, सही बात है, पहला दूसरा चौथा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 3D प्रिंटिंग तकनीकी का लाभ है? तो कौन सा है जी 3D प्रिंटिंग की तकनीकी का? इसका जो है पहला और तीसरा, यानी सामग्री को बर्बादी करने में, और ये तीव्र प्रोटोटाइपिंग नहीं, इसमें नहीं होता। जटिल ज्यामितीय संरचना का निर्माण अतिरिक्त उपकरण का बिना किया जा सकेगा, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन क्या है? सही है। तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से हमें सही कथन चुनना है। यह एक नेटवर्क पर साझा किए जाने वाला एक सुरक्षित केंद्रीकृत डिजिटल बही खाता नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक विकेंद्रीकृत है, सुरक्षित पारदर्शी डिजिटल बही खाता प्रणाली है। ठीक है, साझा किया जाने वाला नहीं है जी। यह डेटा की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता को सुनिश्चित करता है, सही बात है। इसका उपयोग आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल पहचान प्रणालियों में किया जाता है, सही बात है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रैनसमवेयर के रूप में परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है? देखिए, रैनसमवेयर के रूप में जो होता है ना, एक वैसा मैलवेयर होता है जिसका डेटा को लॉक या नियंत्रित करता है और उसे रिलीज करने के लिए भुगतान का मांग करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसे क्या करता है? भुगतान रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइनियल ऑफ सर्विसेज DDoS हमले का उपयुक्त वर्णन करता है? ये कल भी हम लोगों को मिला था, है ना। चलिए, उपयोगकर्ता, ठीक, इससे क्या होगा, जैसे कई सिस्टम जब एक साथ जब सर्वर पर होता है ना और अधिक ट्रैफिक भेजता है तो इससे बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अगला सवाल, CERT इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, सही बात है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, सही बात है। यह भारत में साइबर कानूनों को लागू करने और साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने के उत्तरदायी नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या होगा? पहला और दूसरा इसका सही है। ठीक है, ये अगला सवाल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो मानव भाषा को टेक्स्ट को समझने और बनाने करने में सक्षम है। ठीक है, सही बात है।
इसे मशीन लर्निंग विशेष रूप से न्यूरल नोड नेटवर्क आर्किटेक्चर के माध्यम से विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी सही बात है। इसका उपयोग मुख्यतः संख्यात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है और यह सामान्यतः भाषा के टेक्सचर को संरक्षित नहीं करता है। ये करता है, गलत है ये। पहला और दूसरा ऐसा क्या होगा, सही आंसर होगा। 3 सवाल और है, फटाफट इसको देख लेते हैं ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करो भैया, जल्दी जल्दी। विद्युत रासायनिक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ईंधन सेल कहलाता है। सही बात है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन एक विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसमें केवल ऊष्मा और जल उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। सही बात है, दोनों सही है। 2 सवाल और है, फटाफट देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिगबी मुख्यतः किससे संबंधित है? जिगबी जो है ना, मेश नेटवर्क होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, ठीक है। आइसोहॉप्स ऊंचाई, सही बात है। आइसोबार गहराई, सही बात है। आइसोलाइन जो है वो हिमपात से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइसोलाइन का मतलब होता है ये मानचित्र उन रेखाओं का है जो जल निकायों के समान लवणता सॉल्ट को जोड़ती है ना, ये गलत है। चलिए, ये थे ये पूरा एक सेट 150 क्वेश्चन का। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। जैसा छोटे छोटे सेगमेंट में बनाएंगे, अगर आपका कमेंट आएगा कि अच्छा है तो फिर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।